नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नया है कृपया सब्सक्राइब करें। आज का जो महत्वपूर्ण लेक्चर या प्रैक्टिस आधारित है वो किस पे है? प्राचीन साहित्यकार और उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उन्हीं पर आधारित है। अगर आप TGT PGT या नेट JRF इसके साथ IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो उनमें अगर आप 150 क्वेश्चन देख रहे हैं या 120 क्वेश्चन, तो उसमें 1 या 2 क्वेश्चन किससे संबंधित रहता है? साहित्यकार एवं उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। तो इस लेक्चर में, इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करने वाले हैं? प्राचीन साहित्यकार जो हैं उन्हीं के बारे में देखेंगे। अगर आगे चलकर हम मध्यकालीन का भी ऐसे ही एक वीडियो बनाएंगे और एक वीडियो आधुनिक भारत में जो लेखक हैं उनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उनको भी हम एक यानी कि 3 वीडियो में पूरा लेक्चर ये समाप्त करेंगे। तो पहला दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ए है हेरोडोटस, बी है यूरिपिडीज, सी है थ्यूसिडाइसिस और डी है सुकरात। ऑप्शन जो इसमें सही है ए। कह रहा है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिस्टोरिका, जो अभी खो चुका है। ठीक है, उसमें बताया गया, उसमें क्या बताया है इन्होंने, क्या हेरोडोटस ने क्या बताया है? भारत और पारस की खाड़ी के बारे में, अर्थात भारत और पारस के संबंधों के बारे में चर्चा किया है। और ये जो चर्चा है, अर्थात हम ये कह लें कि हेरोडोटस कभी भारत में नहीं आए, लेकिन फिर भी ये किताब भारत पर लिखी गई है। क्यों? क्योंकि हेरोडोटस जो थे वो भारत के बारे में, कहानियों के बारे में, यानी कि बहुत सारी कहानियां भारत के बारे में जानते थे, तो उन्हीं को सुनकर वो किताबों में लिखे हैं हेरोडोटस ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन सा है? ए है अश्वघोष, बी है विशाखदत्त, सी है कालिदास, डी है भास। तो ऑप्शन जो है मुद्रा राक्षस का जो सही आंसर है विशाखदत्त। क्या है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा है। ये किसका जानकारी देता है? तो मौर्य साम्राज्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये जानकारी, ये पुस्तक देती है। ये एक नाटक है। क्या? मुद्रा राक्षस जो है ये नाटक पुस्तक है, अर्थात विशाखदत्त जो थे एक नाटककार थे। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका क्षेत्र, ऐसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों क्षेत्र से संबंधित। तो विशाखदत्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? नाटक से संबंधित थे। ठीक है, अश्वघोष बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्वघोष, अगर हमारा लेक्चर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है अश्वघोष कौन है। अब हम अश्वघोष के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अश्वघोष जो हैं इन्होंने बुद्धचरित, इनकी पुस्तक कौन सी है? बुद्धचरित। ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। क्या थे? कनिष्क के दरबारी कवि थे। अश्वघोष और चरक ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में दोस्तों? अश्वघोष और चरक जो है ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। और अश्वघोष की जो रचना है वो बुद्धघोष है। ठीक है, और ये एक फिलासफर है। क्या? अश्वघोष जो है एक दार्शनिक है। ठीक है, ऑप्शन सी कालिदास। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे कालिदास। ठीक है, प्रख्यात संस्कृत पंडित ये थे। कौन? कालिदास। इनकी कृति है अभिज्ञान शकुंतलम, 10 अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम, इन्हीं की पुस्तक है। भास बहुत इम्पॉर्टेंट है। भास जो है दोस्तों, ये भास जो है ऑप्शन थोड़ा सा ये गलत लिखा है। भास जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। क्या? भाष्य, इनको भाष्य इस प्रकार से, तब ये जाके सही होगा। तो भाष्य जो है दोस्तों ये इन्होंने लिखा है। क्या? स्वप्नवास दत्तम। क्या? स्वप्नवास दत्ता जो पुस्तक है ये भाष्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बात करते हैं। देखिए कहाँ किस किस एग्जाम में आया है। यूपी PCS 92 में, बिहार PCS 2005 में भी, उसके बाद में भी बहुत बार ये पुस्तक आ चुका है। आगे बात करते हैं। कह रहा है इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित साहित्य की शास्त्रीय पुस्तकों में से कौन गुप्त काल में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है अमरकोश, बी है कामसूत्र, सी है मेघदूत, डी है मुद्रा राक्षस। तो ये सभी पुस्तकें जो हैं ये गुप्त काल में लिखी गई हैं। क्या? गुप्त काल में ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है, तो
अब बात कर लेते हैं किसने किसने ये सब किसने लिखा है। तो अमरकोश जो है इसने ये लिखा है अमर सिंह ने, ठीक है। ये किसके दरबारी कवि थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे अमरकोश, ठीक है। इसी प्रकार से कामसूत्र ये भी उन्हीं के काल में लिखा है। किसने लिखा है, वात्स्यायन ने। किसने, वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस को पहले ही बता चुके हैं, विशाख दत्त ने लिखा है। मेघदूत, मेघदूत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कालिदास ने लिखा है। इसका चारों ऑप्शन यानी कि चारों सही है। देख लेते हैं ऑप्शन है कि नहीं है, तो ऑप्शन डी इसको देखें, 1 2 3 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन को पूछ रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 10 कुमार चरितम की रचना किसने की है। 10 कुमार चरितम की रचना किसने की है, या रचनाकार कौन है। ए है सूरदास, बी है डांडिन, सी है तुलसीदास और डी है कालिदास। तो ऑप्शन जो इसका सही है क्या, डांडिन या डंडी ने भी लिखा बोला जाता है क्या, ऐसे देख लीजिए, डंडी या इन्हें डंडी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, डांडी भी कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके, सभी ऑप्शनों का हम व्याख्या करते हैं। ए जो है सूरदास, सूरदास ने क्या क्या लिखा है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये किसकी पुस्तक है, सूरदास। सूरदास की कौन कौन सी पुस्तक लिखे हैं, तो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये किसकी पुस्तक है, सूर सागर की। अब बात कर लेते हैं किसकी, तुलसीदास की। तुलसीदास की दोस्तों बात अब कर लेते हैं क्या, तुलसीदास के बारे में। तो तुलसीदास ने क्या क्या लिखा है, रामचरितमानस और विनय पत्रिका और कवितावली किसकी पुस्तक है, ये तुलसीदास का है। अब बात कर लेते हैं कालिदास। तो कालिदास ने क्या क्या लिखा है, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव और ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत। क्या क्या, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम और ऋतु संहार, और इसके साथ साथ में अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब किसकी पुस्तक है, तो कालिदास की पुस्तक है। आगे बात करते हैं, इसमें दिया है दोस्तों, क्या दिया है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, कुमार संभव जो है दोस्तों किसने लिखा है। तो कुमार संभव जो है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, बाणभट्ट है, बी है चंद्रवरदाई, सी है हरिसेन और डी क्या है, कालिदास। जो इसका ऑप्शन है डी, क्या ऑप्शन डी, कुमार संभव को कालिदास ने लिखा था, क्या कालिदास ने लिखा था। और बात कर लेते हैं बाणभट्ट और हरिसेन, ये हरिसेन भी गलत लिखा है दोस्तों ऑप्शन में। ये हरिसेन किस प्रकार से रहेगा, ये इस प्रकार से देख लीजिए, हरि ये खट्टी सा रहेगा दोस्तों, ठीक है, हरिसेन, ठीक है। ये किसके दरबारी कवि थे, हरिसेन। तो हरिसेन जो है ये किसके काल में थे, हरिसेन जो है ये आप बात कर लेते हैं। तो हरिसेन जो है ये प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है वो हरिसेन द्वारा ही लिखा गया है, ठीक है। क्या किसके द्वारा लिखा गया है, हरिसेन के ही द्वारा लिखा गया है। बाणभट्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये किसके काल से संबंधित है, तो ये बाणभट्ट जो है गुप्त काल से संबंधित है। अगला अब आगे बात करते हैं, इसी प्रकार से चंदनवरदाई जो है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, क्या पृथ्वीराज चौहान चंदनवरदाई उन्हीं से संबंधित है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। 4 ऑप्शन है, इनमें कालिदास ने नहीं लिखा था। तो एक एक करके देख लेते हैं, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम और जानकी हरणम। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, इसी को कालिदास ने नहीं लिखा था, इन तीनों को कालिदास ने लिखा था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे आप जान लीजिए क्वेश्चन को, जो मालविकाग्निमित्रम है दोस्तों, इसका जो नायक था अर्थात हीरो, इस नाटक का हीरो कौन था, अग्निमित्र, शुंग वंश का अग्निमित्र शासक था एक, वही उसी को कालिदास ने क्या बनाया है, नायक बनाया है या हीरो बनाया है। आगे बात करते हैं, ये सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। अगला क्वेश्चन और मिलान करना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं एक एक। ए दिया है पाणिनि, बी दिया है वात्स्यायन, सी दिया है चाणक्य और डी दिया है क्या, कल्हड़। तो ए पाणिनि ने क्या लिखा है दोस्तों, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, क्या अष्टाध्यायी लिखा है। और वात्स्यायन ने क्या लिखा है, वात्स्यायन ने कामसूत्र को लिखा है। चाणक्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है। और कल्हड़ ने क्या लिखा है, राजतरंगिणी लिखे हैं, ठीक है। पाणिनि का
अष्टाध्यायी, क्या पाणिनि का अष्टाध्यायी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वात्सायन, वात्सायन ये किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से। चाणक्य जो है मौर्य काल से संबंधित है। और कल्हड़ जो है जयसिंह, क्या एक का नाम है जयसिंह, ये संबंधित है कश्मीर के शासक, ठीक है, कश्मीर के शासन से संबंधित है। 11वीं शताब्दी में इन्होंने राजतरंगिणी को लिखा था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 2 का 1 यानी का ए का 3 बी का 1। तो ऑप्शन इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए ही दिख रहा है, ऑप्शन ए ही इसमें सही है। आगे बात करते हैं, कल्हड़ की पुस्तक का नाम है, तो अभी पीछे ही बताया क्या है, राजतरंगिणी है। अब एक एक करके इस ऑप्शनों चारों ऑप्शनों को भी हम डिकोड कर लेते हैं। 4 ऑप्शन देख लेते हैं। क्या पहला है, एक बी में जो दिया गया है इंडिका, तो इसको किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। ये किसके काल के बारे में जानकारी देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी देता है। इंडिका में लिखा गया है, क्या क्या लिखा गया है, इसमें क्या 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 नहीं लिखा गया है, पहले ये जानिए। दास प्रथा, पर्दा प्रथा और सती प्रथा इंडिका में उल्लेख नहीं है, ठीक है। इसके साथ में भारत के उपजाऊ भूमि और भारत का यानी कि भारत का भूभाग जो है ये इंडिका में लिखा गया है। अर्थशास्त्र, ये भी मौर्य काल से संबंधित पुस्तक है। इसको किसने लिखा था, तो चाणक्य ने या कौटिल्य ने लिखा था इसको, ठीक है। या इन्हीं का नाम कौटिल्य या चाणक्य का नाम ही मूल जो नाम था वो विष्णुगुप्त था, ठीक है, विष्णुगुप्त था। ये भी मौर्य काल के बारे में जानकारी देता है। क्या मौर्य काल के बारे में इसमें बताया गया है, राज्य कैसा होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में अष्टांग 8 अंग बताए गए हैं, क्या 8 अंग बताए गए हैं एक राज्य के। पुराण जो है, पुराण के अंतर्गत बहुत सारे पुराण आते हैं, जैसे वायु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण और बहुत सा शिव पुराण, ठीक है दोस्तों। तो ये सब पुराण के अंतर्गत आते हैं। पुराणों में अगर देखा जाए तो मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है या सबसे प्राचीन पुराण है। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा है कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ए है गुप्त के शासनकाल से, बी है गीतों के संकलन से, सी है कश्मीर के इतिहास से, डी है कृष्णदेव के शासनकाल से। तो पहले ही बता चुके हैं, ऑप्शन इसमें सी सही है। जो राजतरंगिणी में जो इतिहास लिखा गया है वो कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। और कृष्णदेव राय जो है ये किससे कहाँ से संबंधित है, तो ये दोस्तों 13वीं शताब्दी में, क्या ये 13वीं शताब्दी से संबंधित है। और विजयनगर साम्राज्य के ये एक राजा थे, ठीक है। और कौन, तुलुब, सालू तुलुब, ये तो सालुक था, तुलुब था, तो ये तुलुक वंश से संबंधित थे, ठीक है। कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त ये गुप्त काल से संबंधित है। इन्हीं के काल में नवरत्न हुआ करते थे, किसके काल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। आगे बात करते हैं, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है वेद व्यास, बी है पाणिनि, सी है सुखदेव और डी है वाल्मीकि। तो वेद व्यास ने दोस्तों पाणिनि ने किसे लिखा है, अष्टाध्यायी को लिखा गया है, ठीक है। अष्टाध्यायी से क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 8 ही अध्याय हैं, क्या 8 ही अध्याय हैं, क्या 8 ही अध्याय है इसमें, ठीक है, इसीलिए इसे अष्टाध्यायी कहा गया है। वेद व्यास ने क्या लिखा है, महाभारत को, ठीक है। वाल्मीकि ने क्या लिखा है, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामचरित क्या लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को, ठीक है। क्या रामायण को किसने लिखा है, वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने। आगे बात करते हैं दोस्तों, अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया है अगले क्वेश्चन में और मिलान करना है। ए है भारवी, थोड़ा सा इससे हम बड़ा कर लेते हैं, बी है हर्ष, सी है कालिदास, डी है राजशेखर, ठीक है। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो इसमें हर्ष ने क्या, राजशेखर देख लेते हैं दोस्तों। डी का जो मिलान है ये कपूर मंजरी किसने लिखा है, तो राजशेखर ने लिखा है। और ये किसके काल से संबंधित है, ये कृष्णदेव राय दोस्तों, जो पीछे अभी पढ़े हैं कृष्णदेव राय, उसी विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित है ये राजशेखर। कालिदास तीसरा ही है, यानी कि सी का तीसरा ही। मालविकाग्निमित्रम, और बचा क्या, हर्ष और भारवी। तो भारवी, हर्ष ने क्या लिखा है दोस्तों, हाँ बात कर लेते हैं। हर्ष ने
किरातार जो नहीं है हर्ष ने लिखा है, ओ भारवी ने लिखा है, हर्ष ने क्या लिखा है, नागानंद ने लिखा है। ठीक है, हर्ष अर्थात ये हर्षवर्धन है दोस्तों, ये शॉर्टकट में लिखा है कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को, तो ऐसा एग्जाम में आ सकता है, हर्षवर्धन ये है। ठीक है, तो हर्ष ने नागानंद, और रत्नावली प्रियदर्शिका जो है ये किसकी रचना है, हर्ष की। तो पहले का दूसरा, और दूसरे का बी का चौथा, और तीसरे का तीसरा, और चौथे का दूसरा। तो देख लेते हैं ऑप्शन इसमें कौन सा सही है। पहले का ए का दोस्तों 2 है, और बी का है चौथा। तो देख लेते हैं, ए का 2, बी का चौथा। ऑप्शन इसमें डी आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ऑप्शन डी ही इसमें सही है। ए का 2 है, बी का चौथा है, सी का तीसरा है, और डी का पहला है। आगे क्वेश्चन बात कर लेते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। क्या सूची फर्स्ट सेकंड का मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्या क्या दिया गया है, तो ये भी हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो विशाख दत्त, ए, बी है बराहमिहिर, सी है चरक, और डी क्या है, ब्रह्मगुप्त। तो बात कर लेते हैं एक एक करके, और किसके काल से संबंधित है और इनकी पुस्तक क्या है देख लेते हैं। अर्थात ये पुस्तक नहीं, इस इधर क्षेत्र दिया गया, सूची सेकंड में इनका क्षेत्र दिया गया है। तो विशाख दत्त जो है वो नाटक मुद्रा राक्षस इन्होंने लिखा था। वराहमिहिर जो है, वराहमिहिर एक खगोलविद थे और गणितज्ञ थे। क्या खगोलविद, खगोल विज्ञान और गणितज्ञ। खगोलविद के अंतर्गत इन्होंने क्या, वराहमिहिर ने क्या बताया है, पंच सिद्धांतिका में इन्होंने बताया है दोस्तों कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये किसने बताया सर्वप्रथम भारत में, भारतीय खगोलविद किसने बताया है, तो वराहमिहिर ने बताया है। चरक दोस्तों ये कनिष्क के काल के हैं, अर्थात प्रथम शताब्दी से संबंधित है, ये चिकित्सक से संबंधित है। ब्रह्मगुप्त ये गणितज्ञ से यानी गणित से संबंधित है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विशाख दत्त ये किसके काल से संबंधित है, गुप्त काल से। वराहमिहिर गुप्त काल से, चरक कनिष्क के काल से, और ब्रह्मगुप्त ये गुप्त काल से। तो ऑप्शन इसका जो सही है, पहले का ए का बी, ए का दूसरा, और बी का तीसरा, और सी का पहला, डी का यानी कि डी का चौथा ही सही है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का यानी कि ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। क्या ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, तो ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, अगर आप दोस्तों टीजीटी पीजीटी अगर तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप इस लेक्चर को बहुत बढ़िया, इस प्रैक्टिस सेट को बार बार जब तक एग्ज़ाम जब होगा तब तक आप इसे 1-2 बार ज़रूर देख लीजिएगा और कंटेस्ट करके जाइएगा। यहीं से क्वेश्चन आपका लगभग में बहुत सारे क्वेश्चन आप मान के चलिए आपका सिलेक्शन यहाँ से हो ही जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा हम बता दे रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं, आगे बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, चरक संहिता। चरक संहिता नामक क्या, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित था है, अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या धर्म। तो ये चरक संहिता चरक ने लिखा है किससे, ये चिकित्सक से संबंधित है। यानी कि ये जो इस बुक में क्या लिखा गया है, चिकित्सक के बारे में लिखा गया है। अर्थशास्त्र ये कौटिल्य की रचना है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है, कौटिल्य की रचना है या चाणक्य की। चाणक्य को ही, चाणक्य का एक अलग दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, और अर्थशास्त्र में ही राजनीति के बारे में उल्लेख किया गया है। आगे बात करते हैं वराहमिहिर, फिर से वही देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा वराहमिहिर की पंच सिद्धांत का आधारित है पर्शियन ज्योतिर्विद्या पर, यूनानी ज्योतिर्विद्या पर, ईरानी ज्योतिर्विद्या पर, या चौथा ऑप्शन है मेसोपोटामियम ज्योतिर्विद्या पर। तो इसका जो ऑप्शन सही है दोस्तों, यूनानी, क्या यूनानी ज्योतिर्विद्या पर वराहमिहिर का पंच सिद्धांत का आधारित है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सुमेलित करना है क्या क्या, कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो इसे भी हम देख लेते हैं दोस्तों। ये है, इसमें दिया है कालिदास रघुवंश, यानी कि सही सुमेलित पूछ रहा है। ठीक है, इसमें सूची फर्स्ट और सेकंड का मिलान नहीं करना है, इसमें सुमेलित पूछ रहा, कौन नहीं सुमेलित है सही। ए है कालिदास, तो कालिदास में रघुवंश के सामने तो ये सही है। बी है भाष्य, भाष्य स्वप्नवास दत्तम किसने लिखा था, भाष्य ने लिखा है। सुबंध, ये ऑप्शन सी दिया है कादम्बरी, तो यही ऑप्शन गलत है क्योंकि कादम्बरी को बाणभट्ट ने किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा है। हर्ष ने रत्नावली, तो हर्ष ने रत्नावली लिखा है दोस्तों, ऑप्शन इसमें सी गलत है। और आगे बात करते हैं,
ये भी ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो में किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। जो मिलिंद पन्हो है वो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए है डायोडोरस द्वितीय, सेकंड है डेमेट्रियस, सी है मेनेंडर और डी है स्ट्रेटो फर्स्ट। तो ऑप्शन सी ही इसका सही है। मिनेंडर जो राजा था दोस्तों, मिनेंडर, इन्होंने बौद्ध को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म को में दीक्षा ली थी। ये किसने इसको दीक्षा दिया था, तो नागसेन। नागसेन प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु है, उसी के द्वारा इसमें नागसेन प्रश्न करते हैं। और सॉरी दोस्तों, मिनेंडर क्या करता है, प्रश्न करता है और नागसेन इसका उत्तर देते हैं। तो इनका जो संवाद चलता है आपस में मिनेंडर और नागसेन का, उसी संवाद को मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मिलिंद पन्हो का राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। तो वह भिक्षु है, अर्थात ये क्वेश्चन को डिकोड करें हम तो ऐसे पाएंगे कि मिलिंद पन्हो का जो राजा एक है मिलिंद, और उसका एक क्या दोस्तों, तो इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम क्वेश्चन को देखें तो मिलिंद पन्हो का राजा और उससे जो यानी कि संवाद है, वो संवाद कौन कर रहा था मिलिंद पन्हो से, यानी कि मिलिंद राजा से, तो वो संवाद कर रहा था नागसेन। कौन, नागसेन कर रहा था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नागार्जुन, ए ऑप्शन की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, क्यों इंपॉर्टेंट है उसको भी हम बताते हैं। नागार्जुन जो है ये बौद्ध के महायान शाखा से संबंधित था। क्या, बौद्ध के महायान से संबंधित था। नागार्जुन ने ही बोधिसत्व की कल्पना की है। किसने, सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं तो बोधिसत्व जो है वो नागार्जुन की ही कल्पना है। क्या, बोधिसत्व जो है नागार्जुन की ही कल्पना है। और इनकी जो पुस्तक है क्या है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, शून्यवाद या माध्यमिका। माध्यमिका दोस्तों, क्या, माध्यमिका, माध्यमिका। ठीक है, ये क्या महायान शाखा से संबंधित सिद्धांत है माध्यमिका। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, इसी को शून्यवाद भी कहा जाता है। अर्थात इसमें बताया गया है कि जो अब ये बात कर लें कि इसमें ये बताया गया है कि हर चीज़ क्षणिक है। क्या, क्षणिक है। जैसे आप माध्यमिका में या शून्यवाद में ये बताया गया है, आप एक बीज का फल ले लीजिए, मान लीजिए आप चना ले लिए, चना का फल ले लिए। ठीक है, तो चना को सबसे पहले ऊपर निकालेंगे तो उसका पोखली निकलेगा, फिर उसके बाद आपको चना का एक रूप मिलेगा। चना को फिर और छोटा छोटा करते जाएंगे, चने को इतना छोटा करते जाएंगे, अंत में क्या आपको मिलेगा, जब छोटा छोटा करते जाएंगे आप उसे छोटा ही नहीं कर पाएंगे, अर्थात वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। तो वही उसी को बताया है क्या नागार्जुन ने क्या कहा, उसी स्थिति को नागार्जुन ने बताया कि ये शून्य है। क्या, ये शून्य है, अर्थात ये जो पृथ्वी है, ये वस्तु है, जो भी हर चीज़ हमें दिख रही है सब क्षणिक है। कुछ वस्तु जब तक इनका कारण है तब तक ये मौजूद हैं, और जब कारण वो समाप्त हो जाता है तो इन वस्तुओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो ये किसमें ऐसा व्याख्या की है नागार्जुन ने, तो माध्यमिका सूत्र में। ठीक है, और नागसेन बता ही चुके हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है अर्थात प्रकाश नहीं डालता है। संगम साहित्य, मिलिंद पन्हो, जातक कहानियाँ, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें जो सही है मिलिंद पन्हो। ये संवाद है दोस्तों, इसमें किसी व्यापारिक या देश के बारे में वर्णन नहीं मिलता है। संवाद किसके किसके बीच में है, नागसेन और मिलिंद के बारे में। नागसेन बौद्ध भिक्षु नागसेन और बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिलिंद, राजा मिलिंद के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, मिलिंद पन्हो में, मिलिंद पन्हो जो है इसकी भाषा कैसी है, तो मिलिंद पन्हो की जो भाषा है पाली भाषा में लिखा गया है। और एक चीज़ें आप जान लीजिए कि बौद्ध साहित्य जितने भी हैं सब पाली भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही यानी कि हाँ दोस्तों, जो बौद्ध साहित्य है वो सारे के सारे किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन जैन साहित्य जो है वो पाली संस्कृति में लिखा गया। ठीक है, और बात करते हैं संगम साहित्य। तो संगम साहित्य में हमें विदेशियों जैसे रोम, इटली, इन सभी के बारे में, व्यापारिक मार्गों के बारे में हमें जानकारी संगम साहित्य भी देता है। और जातक कहानियाँ भी, जातक कहानियों में जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, क्षेत्रीय पथ, इन सभी का उल्लेख हमें जातक
कहानियों में देखने को मिलता है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का क्या करना है, मिलान करना है। और क्या क्या है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में, एक सूची फर्स्ट में दरबारी कवि है और सूची सेकंड में राजा है, अर्थात उस राजा का दरबारी कवि कौन था। जैसे अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था, तो अमीर खुसरो का दोस्तों, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था, अलाउद्दीन खिलजी का था। कालिदास किसका दरबारी कवि था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक था। हरिसेन किसका दरबारी कवि है, तो समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति इसी ने ही लिखा है। अगर हम बात करें संस्कृत में सबसे बड़ा प्रशस्ति कौन सा है, तो प्रयाग प्रशस्ति है। बाणभट्ट ये हर्षवर्धन के काल में था। तो पहले का चौथा, ए का चौथा सही है और बी का फर्स्ट सही है और सी का सेकंड सही है, डी का थर्ड सही है। देख लेते हैं ऑप्शन, पहले का चौथा और यानी कि ए का चौथा, बी का पहला, बी हम ऑप्शन अगर देखें तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, अर्थात ऑप्शन बी ही इसमें सही है, करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था, कौन था, जय सिंह, हर्ष गोविंद चंद्र या जयचंद। तो जय सिंह कौन था दोस्तों, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए जय सिंह, ये कश्मीर का उस समय राजा था। ठीक है, तो ये राजतरंगिणी जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है और उस समय कौन राजा था, जय सिंह था। और जय सिंह का ही दरबारी कब कौन था, कल्हड़ था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कल्हड़ ये उसी से संबंधित है दोस्तों, लेकिन पूछ रहा है कितने तरंग हैं, तो तरंग का यहाँ पे अर्थ भी जानेंगे। कह रहा क्वेश्चन, कल्हड़कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है, तो तरंग का अर्थ होता है अध्याय, क्या अध्याय। तो पूछ रहा है कल्हड़ में कितने अध्याय, यानी कि राजतरंगिणी में कितने अध्याय लिखे गए हैं। तो अध्याय देख लेते हैं, 8, 9, 10, 11, तो 8 अध्याय लिखे गए हैं दोस्तों। कितने, 8 अध्याय इसमें लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं, कह रहा कल्हड़ की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया, अर्थात कल्हड़ की मृत्यु होने के बाद भी इस ग्रंथ को और लोगों ने लिखा, तो कौन कौन थे वो। ए है ऑप्शन बिल्हड़ योम मेरुतुंग, बी है बिल्हड़ योम मम्मट, सी है जोनराज योम मेरुतुंग और डी क्या है, जोनराज योम श्रीवर। तो ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है। जोनराज योम श्रीवर इसकी यानी कि सही आंसर है। आगे बात करते हैं, सौंदरानंद किसकी रचना है, सौंदरानंद किसकी रचना है, अश्वघोष की, बाणभट्ट की, भवभूत की या भास की। ठीक है, तो जो दोस्तों इसमें सौरानंद है, सौरानंद जो है दोस्तों ये किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है। किसके, अश्वघोष की रचना है। ये किसके दरबारी कब थे अश्वघोष, तो ये कनिष्क के काल में थे। तो इन्हीं की रचना कौन सा है, सौरानंद है। ठीक है, बाणभट्ट किसके काल में, ये भी कनिष्क से ही संबंधित हैं। और इसके साथ साथ में भाष्य जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भाष्य। ठीक है, तो इनके बारे में हम पीछे वर्णन कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बताएं। अब आगे बात करते हैं। आगे नागानंद, क्या ऑप्शन क्वेश्चन है, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन, हर्षवर्धन। तो इसका जो रचना किया है किसने किया है, हर्षवर्धन दोस्तों। ठीक है, राजा हर्षवर्धन ने इसकी रचना की है। वात्स्यायन का कामसूत्र है। विशाखदत्त का क्या है, विशाखदत्त का दोस्तों विशाखदत्त का क्या है, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। अब आगे बात करते हैं। कह रहा हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था, प्रियदर्शिका, नागानंद, हर्षचरित्र और रत्नावली। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों इसमें। ऑप्शन ए प्रियदर्शिका हर्ष ने लिखा है, नागानंद को भी हर्ष ने ही लिखा है, रत्नावली को भी हर्ष ने लिखा है। और ऑप्शन जो तीसरा है हर्षचरित, तो हर्षचरित किसने लिखा है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। ये किसने लिखा है, बाणभट्ट ने। क्या, बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा है। ठीक है, हर्षचरित किसने लिखा है, तो बाणभट्ट ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, 1, 2 और 4। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी दिख रहा है, 1, 2 और 4 इसमें सही है। आगे बात करते हैं। कह रहा है
क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशीय, क्या ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वकोशीय ग्रंथ, यही शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, विश्वकोशीय। ठीक है, तो ए है अमरकोश, बी है सिद्धांत शिरोमणि, सी क्या है बृहत संहिता, डी क्या है अष्टांग हृदय। तो एक एक करके ऑप्शन में बात कर लेते हैं बात। तो दोस्तों इसमें जो अमरकोश है, क्या अमरकोश, ठीक है, अमरकोश को किसने लिखा है, अमर सिंह ने लिखा है। सिद्धांत शिरोमणि बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, क्यों बुक है इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। सिद्धांत शिरोमणि जो पुस्तक है इसके 4 भाग हैं, कितने 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम है लीलावती, क्या है लीलावती, दूसरा है बीज गणित, तो लीलावती किसने लिखा है, एक स्त्री ने लीला ने लिखा है, और बीज गणित दूसरा भाग है, तीसरा भाग है ग्रह गणित, और चौथा भाग है जो है वो गोलाध्यक्ष है, क्या गोलाध्यक्ष अर्थात गोले के बारे में बताया गया है चौथे भाग में। तो ये एक गणित से संबंधित पुस्तक है, क्या गणित से संबंधित पुस्तक है। बृहत संहिता यही है विश्वकोशीय ग्रंथ, क्या इसमें विश्वकोशीय ग्रंथ किसे कहा गया है, तो बृहत संहिता को कहा गया है। ठीक है, बृहत संहिता को क्या कहा गया है, विश्वकोशीय कहा गया है। अष्टांग हृदय, क्या दोस्तों अष्टांग हृदय, इसमें 8 अध्याय हैं, क्या 8 अध्याय हैं, और ये राज्य के बारे में हमें जानकारी देते हैं अष्टांग हृदय। ठीक है, इसके साथ साथ में हमें और क्या अष्टांग हृदय क्या जानकारी, चिकित्सक के बारे में भी जानकारी देता है। अगला क्वेश्चन ये भी सूची क्या कह रहा है कि जो ये चार दिए गए हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं, सही उत्तर सुमेलित हैं। ए है मृच्छकटिकम, बी है बुद्ध रचित, सी है मुद्रा राक्षस, डी है हर्षचरित। तो मृच्छकटिकम को किसने लिखा है दोस्तों, देख लेते हैं कौन कौन सा इसमें सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मृच्छकटिकम जो है उसको शूद्रक ने लिखा है, तो पहला सुमेलित सही है। बुद्धचरित इसमें ऑप्शन दे रहा है वसुबंधु, तो बुद्धचरित यही क्या है, ये गलत है दोस्तों। क्यों, क्योंकि बुद्धचरित किसने लिखा था, अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष किसके काल में थे, तो ये अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में रहते थे, और ये बौद्ध के एक दार्शनिक है, क्या अश्वघोष जो है बौद्ध दार्शनिक भी हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में दोस्तों क्या चतुर्थ बौद्ध संगीत जब हुआ था कनिष्क के काल में, तो अश्वघोष जो थे उस चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्षता भी किए थे। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। हर्षचरित को बाणभट्ट ने, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन यानी कि 1, 3 और 4 सही है इसमें। ठीक है, तो देख लेते हैं 1, 3 और 4 सही कूट का उत्तर देना है। 1, 3, 4 ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, आगे क्वेश्चन है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देख लेते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड को। वराह मिहिर ए में दिया है, वराह मिहिर, बी में विशाख दत्त, सी में शूद्रक और डी में बिल्हड़। ठीक है, तो ए में जो वराह मिहिर देखिए 4-5 ऑप्शन दिया है, थोड़ा सा और कंफ्यूजन करने वाली चीज़ है। ठीक है, तो वराह मिहिर, बृहत संहिता जो अभी हम पीछे बात किए, बृहत संहिता किसने लिखा है, वराह मिहिर ने लिखा है। शूद्रक ने क्या लिखा है, तो मृच्छकटिकम को लिखा है। और विशाख दत्त ने क्या लिखा है दोस्तों, विशाख दत्त की जो रचना है, क्या विशाख दत्त की जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम, क्या देवी चंद्रगुप्तम, ये चौथा ऑप्शन जो है। ठीक है, विशाख दत्त की ही रचना है। और 5वां जो है बिल्हड़, क्या 5वां ऑप्शन है दोस्तों, क्या बिल्हड़। ठीक है, तो 5वें का जो है यानी कि चौथा जो ऑप्शन है, तो ये इसको बिल्हड़ ने क्या लिखा है, विक्रमांक देवचरित, क्या विक्रमांक देवचरित जो है ये बिल्हड़ ने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में दोस्तों छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पहले का, तीसरा और
ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का दूसरा, डी का पांचवा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा इसमें। ऑप्शन दोस्तों देख लेते हैं तो डी में पांचवा, तो एक ही ऑप्शन इसमें दिया है बी, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं शकुंतलम किसने लिखा है। अभिज्ञान शकुंतलम दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही पहले ही बात इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर चुके हैं, तो कालिदास ने इसको लिखा है। आगे बात करते हैं, ये देखिए कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र में का नाटक का नायक कौन था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ऑप्शन जो इसमें सी सही है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। अग्निमित्र को ही इसमें नायक बनाया है किसने, कालिदास ने, ठीक है। और ये कालिदास जो किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के ये दरबारी कवि थे दोस्तों। और इसके साथ में जो अग्निमित्र है ये क्या शुंग वंश से संबंधित था, और ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। क्या पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो ऑप्शन देखिए कैसे दिया है, कितना इम्पोर्टेंट और किस प्रकार से एग्जामिनर ने सोचा है। देखिए आप ऐसा कल्पना कीजिए कि देखिए कालिदास तो ये जिस काल से संबंधित है उसका राजा भी दिया है, ठीक है। उसके साथ साथ में मालविकाग्निमित्रम में जो नायक बनाया है उसको दिया है, और उस नायक के वंश से संबंधित भी राजा का नाम दिया है। कैसे देख लीजिए, जैसे कालिदास किस काल में था, तो या किसके दरबारी कब था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कब था। और मालविकाग्नि का जो नायक है दोस्तों, मालविकाग्नि का जो नायक है, क्या नायक है वो कौन है, अग्निमित्र है। और अग्निमित्र किसका पुत्र है, तो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों ऑप्शन देता है। स्वप्नवास दत्ता या स्वप्नवास दत्तम का लेखक कौन है, तो ये बात पहले ही कर चुके हैं, कौन, भास। क्या भास जो है इसका रचनाकार है। राजशेखर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। कृष्णदेव राय के काल में थे कौन, राजशेखर। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्नों में से एक दरबारी कवि था। आगे गीत गोविंद काव्य की रचना किसने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। ए है जयदेव, बी है सूरदास, सी है केशव और डी क्या है, मीरा। इसका जो ऑप्शन दोस्तों सही है कौन सा है, ऑप्शन ए जयदेव। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है, जयदेव हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है गीत गोविंद से, उसी क्वेश्चन से संबंधित है जो पीछे हम पढ़े। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। ए है धर्मपाल, बी है देवपाल, सी है विजय सेन और डी क्या है, लक्ष्मण सेन। तो ऑप्शन जो है दोस्तों इसका, ऑप्शन जो है ऑप्शन डी ही इसका आंसर सही है, लक्ष्मण सेन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं लक्ष्मण सेन के बारे में। तो ये बंगाल में जो सेन वंश था, क्या बंगाल में दोस्तों सेन वंश एक था, ठीक है, सेन वंश, ठीक है। उसी के अंतिम शासक हैं कौन, लक्ष्मण सेन। तो बंगाल के अंतिम शासक, सेन वंश के अंतिम शासक जो हैं लक्ष्मण सेन, उन्हीं के दरबारी कवि थे कौन, जयदेव, ठीक है। तो ये गीत गोविंद जो है बंगाल क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देता है। क्या बंगाल क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देता है। इसको लिखा गया था कब, लगभग में 1116 ईस्वी में इसको लिखा गया था, ठीक है दोस्तों, 1116 ईस्वी में लिखा गया था। और गीत गोविंद में 12 सर्ग हैं। क्या गीत गोविंद में अगर पूछे कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं, ठीक है, अर्थात 12 भाग या 12 अध्याय हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए दोस्तों। तो इसमें कह रहा अष्टांग संग्रह, क्या ऑप्शन ए है अष्टांग संग्रह। देख लेते हैं, ए में क्या है, रचनाएं हैं, बी में उसका विषय दिया गया। तो अष्टांग संग्रह जो है ये गणित से संबंधित है, क्या गणित से संबंधित है। और 10 रूप, लीलावती और महाभाष्य, इसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये हम आपको थोड़ा गलत बता दिए हैं, सही कर लेते हैं इसको हम। जो
अष्टांग संग्रह है, ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। क्या? आयुर्वेद से संबंधित है अष्टांग संग्रह। पीछे भी हमने बताया था आपको 10 रूप। 10 रूप जो है दोस्तों, ये किससे संबंधित है? नाट्य कला से संबंधित है। लीलावती, लीलावती ये किससे संबंधित है? गणित से संबंधित है। किससे? गणित से संबंधित है। और महाभाष्य, इसके बारे में, लीलावती के बारे में हम पीछे ही बता चुके हैं कि ये किस पुस्तक का भाग है। और महाभाष्य, महाभाष्य में व्याकरण लिखा गया है। क्या? महाभाष्य में व्याकरण लिखा गया है। तो पहले का चौथा, ए का चौथा, बी का फर्स्ट, सी का तीसरा और डी का दूसरा। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में पहले का चौथा, तो इसमें एक ही ऑप्शन बी दिख रहा है, यही इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? अभी हम इसको भी बताते हैं। कह रहा तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्रगति पर नहीं है। क्या? फल की प्रगति पर नहीं है। यह निम्न में से किस कथन से, यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? अर्थात तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने से है, फल के प्राप्त करने से नहीं। तो अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता या महाभारत? तो इसको लिखा गया है गीता में। गीता में ही ये बताया गया है कि फल, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ऐसा किसमें कहा गया है? तो गीता में। तो यही लिखा गया है, तुम्हारा अधिकार जो है कर्म से है, फल के प्राप्ति पर नहीं है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बता देते हैं। अगर आप आईएएस या पीसीएस निबंध का पेपर देखते होंगे तो इसी प्रकार का कोटेशन दिया रहता है एक निबंध लिखने के लिए। तो ऐसे ही रहता है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर प्राप्ति नहीं है। ठीक है, फल की प्राप्ति पर नहीं है। 700 750 वर्डों में इसका व्याख्या करें। ऐसा आईएएस पीसीएस के निबंधों में इसी प्रकार से एक, यानी कि क्वेश्चन रहता है कोटेशन। उसी कोटेशन, तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं निबंध में दोस्तों, आईएएस पीसीएस के निबंध में, वो जो दूसरा पार्ट होता है इसी प्रकार से होता है। ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो गौतम बुद्ध से संबंधित, ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित, और किससे? और अश्वघोष से संबंधित, गौतम बुद्ध से संबंधित, और नागार्जुन से संबंधित, यानी कि नागार्जुन की जो कोटेशन है, और गौतम बुद्ध के जो कोटेशन है, महात्मा गांधी के जो कोटेशन है, और इसके साथ साथ में बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो कोटेशन दिए गए हैं, उन्हीं कोटेशनों को हम विस्तृत रूप से हमें व्याख्या करने को देता है। कौन? यूपीएससी और यूपीपीएससी। तो हमें वहाँ पे ये चेक करता है हम, अर्थात कि आप एक छोटी चीज़ को कैसे बहुत विस्तृत रूप में आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। तो यही हमें वहाँ पे टेस्ट करता है। कौन? यूपीएससी या यूपीपीएससी। तो इसका जो ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन इसका सी है, गीता है दोस्तों। आगे बात करते हैं। ये भी कह रहा है कि जो यहाँ है वह सर्वत्र अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह कथन निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? ए रामायण, बी है महाभारत, सी है गीता, और डी क्या है? राजतरंगिणी है। तो दोस्तों ऐसा जो लिखा गया है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, अर्थात जो हमारे पास, जो हमारे आसपास दिख रहा है, जैसे वायु, ठीक है, वायु, और वायु, वातावरण, ऑक्सीजन, ये सब जैसे हमारे पास भी है, तो दूसरी जगह पे भी अगर आप ये खोजेंगे तो दूसरी जगह भी आपको ये मिलेगा। लेकिन जो हमारे, यानी कि हमारे आसपास में नहीं है, वो कहीं नहीं है। तो ये क्या बात कर रहा है? तो ये बता रहा है क्या? कि सार्वभौमिक सत्य के बारे में ये बता रहा है। और ये कहाँ बताया गया है? तो महाभारत में दोस्तों। क्या? महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का जब संवाद चलता है, ठीक है, तो वहीं पे कृष्ण बताते हैं जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। तो ये कृष्ण ऐसा वाक्य बोलते हैं किसे समझाने के लिए? किसे समझाने के लिए दोस्तों? तो ये कृष्ण समझाते हैं किसे? अर्जुन को समझाते हैं। किसे समझाते हैं? अर्जुन को बताते हैं। ठीक है, तो आप युद्ध लड़िए, युद्ध से पीछे मत हटिए। तो वही चीज़ें बताते हैं कृष्ण अर्जुन को। आगे बात करते हैं दोस्तों।
अनवारे सुहेली। हम्म, 37। चलो सही है। तो इसका जो दोस्तों क्या है, इसमें जो सही है कह रहा है प्राचीन, क्या क्वेश्चन है ये है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो कौन सी वो पुस्तक है जो इतना अनुवाद किया गया है? हितोपदेश, पंचतंत्र और कथा सरित सागर और शकुंतला। तो इसमें जो ऑप्शन सही है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, क्या? पंचतंत्र। क्या है ऑप्शन? ऑप्शन पंचतंत्र इसका सही है। इसको 40 भाषाओं में, अगर हम बात करें भारतीय साहित्य में अगर कोई पुस्तक है जो सबसे ज़्यादा उसका यानी कि अनुवाद किया गया है तो वो पंचतंत्र है। ठीक है, कौन सा है? पंचतंत्र है दोस्तों। ठीक है, और बात करते हैं इसका मुगल काल में, पंचतंत्र का मुगल काल में फारसी अनुवाद किया गया है। किस नाम से? अनवारे सुहेली। क्या? अनवारे सुहेली। अनवारे सुहेली ये किसका है? वो पंचतंत्र का नाम है फारसी भाषा में। आगे क्वेश्चन, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित करना है। देख लेते हैं, सूची फर्स्ट में लेखक दिया गया, सूची सेकंड में ग्रंथ दिया गया है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में ए में है क्या? सर्ववर्मा, सेकंड है शूद्रक और सी है विज्ञानेश्वर और डी क्या है? कल्हड़। तो जो इसमें ऑप्शन दोस्तों सर्ववर्मा है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्या? कातंत्र। कातंत्र किसने लिखा है? तो कातंत्र दोस्तों इसको सर्ववर्मा ने लिखा है। ठीक है, आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में, क्या? आचार्य सर्ववर्मा ने 5 खंडों में कातंत्र का व्याकरण लिखा गया है और ये हिंदी एवं संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, इसका हिंदी संस्कृत दोनों में अनुवाद है। और शूद्रक के बारे में बात कर लेते हैं। तो शूद्रक जो लिखे हैं ये गुप्त काल से संबंधित है। मृच्छकटिकम, क्या? मृच्छकटिकम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। ठीक है, और गुप्त काल के ये नाटककार हैं। क्या? गुप्त काल के नाटककार हैं। ठीक है, इस नाटक में, किसमें? मृच्छकटिकम में दोस्तों ब्राह्मण चारुदत्त तथा उज्जैनी की प्रसिद्ध गणिका वसंत सेना के आदर्श प्रेम की कहानी वर्णित की गई है। किसमें? शूद्रक के मृच्छकटिकम में। ये कोई नहीं बताता दोस्तों, हम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो मृच्छकटिकम में किसका क्या इसका उल्लेख हुआ है? तो मृच्छकटिकम में ब्राह्मण चारुदत्त एवं गणिका जो थी वसंत सेना। क्या? वसंत सेना। तो चारुदत्ता वसंत सेना की प्रेम कथाओं का वर्णन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो शूद्रक के मृच्छकटिकम में। कल्हड़ की है जो वो राजतरंगिणी से संबंधित है। और विज्ञानेश्वर जो लेखक है वो मीतराच्छा। क्या? मीतराच्छा। तो इसको इसको जो अंग्रेजी में जो इसका अनुवाद किया गया है मीतराच्छा का, किसने किया था? हेनरी टॉमस ने किया था 19वीं शताब्दी में दोस्तों। इसे हिंदी, इसमें क्या उल्लेख है मीतराच्छा में? विज्ञानेश्वर द्वारा हिंदू नियमों का उल्लेख इसमें किया गया है। क्या? हिंदू नियमों का उल्लेख मीतराच्छा में हमें देखने को मिलता है। आगे बात इसी तरीके से कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है, यहाँ से हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आगे कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? तो ये 4 ऑप्शन है, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर और लल्ल। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है भास्कर। क्या? भास्कर इसका सही है। बीज गणित जो है संबंधित, बीज गणित में इनका विशेष योगदान देखने को मिलता है भास्कर का। इसका भास्कर का, ये जो भास्कर हैं दोस्तों ये 12वीं शताब्दी में, क्या? 12वीं शताब्दी के आसपास में ये पाए जाते थे। और बात करते हैं क्या? इन्हीं की पुस्तक। क्या? इन्हीं की पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो इन्हीं की पुस्तक यानी कि भास्कर की एक लड़की थी, पुत्री थी जिसका नाम लीलावती था। ठीक है, तो
उसी यानी कि भास्कर ने क्या लिखा है, सिद्धांत शिरोमणि। तो उसके 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम है लीलावती, तो जो फर्स्ट भाग है उसकी इनकी यानी कि भास्कर की जो पुत्री थी उसी ने लिखा है। दूसरा है भाग इसका यानी कि दूसरा भाग जो है बीज गणित से संबंधित है। क्या दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि इन्हीं की प्रसिद्ध पुस्तक है भास्कर की, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है बीज गणित, तो यही बीज गणित यही यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो भास्कर ने विशेष योगदान दिए हैं बीज गणित। तो ये दूसरा यानी कि सिद्धांत शिरोमणि का ये दूसरा भाग है। तीसरा भाग कौन सा है वो भी जान लीजिए। तो ग्रह गणित यानी कि अंतरिक्ष गणित जो है वो भी भास्कर द्वारा ही लिखा गया है। और गोलाध्यक्ष अर्थात एक गोले का आयतन, पृष्ठ तनाव, ये सब क्या है, भास्कर ने ही, अर्थात ये बहुत बड़े गणितज्ञ और खगोलविद थे, ठीक है। कौन, भास्कर। ये 12वीं शताब्दी के आसपास में थे, ठीक है। इन्हीं की लड़की थी लीला, ठीक है, लीलावती, जो अंक गणित में बहुत ज़्यादा है। जो लीलावती है, लीलावती ग्रंथ जो है दोस्तों वो अंक गणित से संबंधित है। क्या, लीलावती जो है वो अंक गणित से संबंधित है। और बीज गणित जो है वो भास्कर से संबंधित है। बीज गणित जो है भास्कर ने लिखा है, ठीक है। और किसका ये भाग है, ये सिद्धांत शिरोमणि का ही भाग है। तो इसे दिमाग में छाप लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? भास्कर, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन इसका डी, क्या, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने सर्वप्रथम भारतीय गणित में दशमलव स्थानिक अर्थात ऐसे 1 6 6, ठीक है। तो इसी का दशमलव स्थानिक ये निकाले हैं। कौन निकाला है? तो आर्यभट्ट ने इसको निकाला है, ठीक है। वराहमिहिर इन्होंने ये एक खगोलविद है, इन्होंने ही बताया था पीछे, जैसे हमने बताया कि क्या बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। भास्कर पीछे इनके बारे में हम पीछे देख ही चुके हैं। सिद्धांत शिरोमणि जो है दोस्तों, क्या, सिद्धांत शिरोमणि जो है इन्हीं की कृत है। सिद्धांत शिरोमणि में 4 भाग हैं, लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित और गोलाध्यक्ष, ठीक है। और बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। प्राचीन काल में महान विधि निर्माता थे अशोक, आर्यभट्ट, मनु, वात्स्यायन। तो महान विधि निर्माता अर्थात विधियों का निर्माण करने वाला, संविधान जो पहले प्राचीन काल के संविधान कौन लिखा है सर्वप्रथम? तो वो आचार्य मनु है। कौन है? आचार्य मनु है, ठीक है। अशोक ये चंद्रगुप्त मौर्य के काल अर्थात मौर्य के वंशज थे, ठीक है। कौन? अशोक। आर्यभट्ट ने क्या, आर्यभट्ट अभी पीछे हमने बताया कि दशमलव के स्थानिक मान को आर्यभट्ट ने बताया था। वात्स्यायन का कामसूत्र, ठीक है। वात्स्यायन का कामसूत्र पुस्तक बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आता है, शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर ने, भास्कर प्रथम ने या किसी अज्ञात भारतीयों ने? तो ये IAS 1995 का क्वेश्चन है। ये जो ऑप्शन है इसका डी है। ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में हम देखते हैं, क्या, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास में इसका खोज होता है। वो किसी अज्ञात भारतीयों के द्वारा खोजा जाता है शून्य को, ठीक है। इसको सर्वप्रथम अरबों ने इसे भारत से सीखा। क्या, शून्य को अरबों ने भारत से सीखा और अरबों ने ही इसे कहाँ यूरोप में फैलाया। शून्य को यूरोप में फैलाया, क्योंकि अगर हम बात करें यूरोप में, तो यूरोप में शून्य का जो प्रयोग है वो लगभग में 840 ईस्वी के आसपास में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करते हैं सबसे लास्ट, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, वीणा, सरोद, तबला। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? वीणा, ठीक है। वीणा जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त को दिखाया गया है वीणा बजाते हुए दोस्तों, ठीक है। वीणा बजाते हुए किसे दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। तो ये बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है वीणा। तो इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। और जो हमारे पुराने लेक्चर प्रैक्टिस सेट को जो नहीं देखे हैं, जाके वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चारों क्वेश्चनों का व्याख्या हमने किया है, ठीक है। चारों ऑप्शनों का व्याख्या और क्वेश्चनों का डिकोड सभी हम
अपने प्रैक्टिस सेट में किए हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।